जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कोशिका में से यानी कोशिका के आंतरिक भागों में से अंतःप्रदवयी जालिका के ऊपर। ठीक है, अगर जो बच्चे कोशिका का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कोशिका का वीडियो देख लें, इससे पहले बना चुके हैं, क्योंकि उनमें माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कोशिका की संरचना कैसे दिखाई देती है और कौन कौन सा कोशिका के आंतरिक भाग कहाँ कहाँ व्यवस्थित है वो आपको उस वीडियो के माध्यम से यानी वीडियो में हम चित्र के माध्यम से बता चुके हैं। और अभी हम उसी यानी ये तो कोशिका की संरचना बना चुके हैं, जनरल है। अब इसमें ईआर यानी का अंतःप्रदवयी जालिका का चित्र हम आप लोगों के बीच दर्शा दिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है, इनकी परिभाषा क्या होती है, कार्य क्या होती है, इनके प्रकार क्या होती है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिका से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे यानी इनके पार्ट्स जितने हैं उन सभी का वीडियो दिया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंतःप्रदवयी जालिका। अंतःप्रदवयी जालिका का दूसरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है झिल्लियों का तंत्र। ठीक है, अगर बात ये हो गया झिल्लियों का तंत्र। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल या जालिका। जाल या जालिका आई बात समझ में। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है झिल्लियों का तंत्र और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल या जालिका। अब देखिए अंतःप्रदवयी जालिका का खोज किसने किया था, तो पोर्टल साहब ने किया था। इसका नामकरण भी पोर्टल साहब ने ही किया था। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, झिल्लियों का तंत्र होती है। ठीक है, शाखित नुमा हम कह सकते हैं, जिस प्रकार की पेड़ की टहनियां शाखित नुमा होती हैं और छोटे बड़े होते हैं, उसी प्रकार हम इसकी परिभाषा अपने मन से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झिल्लियों के कई समूह जो होते हैं छोटे बड़े आकार में होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है, और संरचना जाल के आकार की होती है और जिसको हम अंतःप्रदवयी जालिका कहते हैं। ठीक है, अब जाल के आकार की होती है। जैसे पेड़ में अगर टहनियां की बात करें तो पेड़ में टहनी सब टहनी बराबर नहीं होते, कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है और कई सारे टहनियां होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कोशिका के अंदर जो होती है बहुत सारे झिल्लियां जो छोटे बड़े आकार के रूप में होती हैं। ठीक है, यानी झिल्लियों का तंत्र होती है, बहुत सारे झिल्लियां होती है जो छोटे बड़े शाखीनुमा होते हैं यानी शाखित नुमा होती हैं और अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, छोटे बड़े होते हैं और एक जाल के रूप में होती है और यह जाल के रूप में होती है, नलिका आकार के जाल के रूप में होती है, जिसे हम अंतःप्रदवयी जालिका या रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसी को हम शॉर्टकट में ईआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम शॉर्टकट में इसको, ईआर। ठीक है, अब वैसे इसका ईआर का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार के अगर आप एग्जाम देते हैं 10th लेवल से लेकर के ऊपर जो भी एग्जाम देते हैं उस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईआर का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब तो परिभाषा समझ में आ गया। अब देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है। अंतःप्रदवयी जालिका को दो भागों में बांटा गया, एक खुदरी अंतःप्रदवयी जालिका, एक चिकनी अंतःप्रदवयी। खुदरी का मतलब आप लोग भी जानते हैं, ऊपर खाबर की जो सतह होती है उसे खुदरी सतह कहते हैं और चिकनी का मतलब फर्श के समान जो चिकना होता है। ठीक है, उसी को हम चिकनी सतह बोलते हैं। उसी अब देखिए इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए पहले क्या होती है, इन जो एग्जाम में जरूरी है उसी को लेके चलते हैं। अब इनकी जो पहला कार्य क्या होती है, अब दोनों में अंतर जान लेते हैं। ये तो समझ में आएगा, चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका और खुदरी अंतःप्रदवयी जालिका। ठीक है, जिनकी सतह चिकना होगा वो चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका होगी और खुदरी का मतलब जो होता है ऊपर खाबर। ठीक है, तो अंतःप्रदवयी जालिका वो हो गया। अब इनका प्रमुख कार्य जान लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रमुख कार्य। ठीक है, अब कार्य क्या होते हैं, अब देखिए यह एस्कॉर्बिक एसिड का संश्लेषण करता है, तो ये क्या करता है, यह विटामिन यानी विभिन्न प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण करता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से वीवीआई लगा देते हैं, आप लोगों को और कुछ याद रहे तो नहीं रहे, लेकिन इसका कार्य जरूर याद रखिए। क्या करता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड का संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं। इसमें विटामिन ए से रेटिना के वर्णिका का निर्माण होती है, यानी वर्णों का, चलिए वर्णों का निर्माण होते हैं।
और इसमें क्या होती है, यह प्रोटियोसोम की सहायता से बेकार प्रोटीन को नष्ट करके हटाता है, ठीक है। यानी हम इसमें क्या होते हैं, रेटिना के वर्णकों यानी वर्णों का निर्माण होते हैं, वर्णकों का निर्माण होते हैं, इसमें प्रोटीन यानी प्रोटोसोम की सहायता से क्या होती है, प्रोटोसोम की सहायता, पूछा जा सकता है प्रोटोसोम की सहायता से, यानी किसमें, प्रोटोसोम की सहायता से बेकार प्रोटीन को क्या किया जाता है, मतलब नष्ट किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। और रेटिना के वर्णकों का निर्माण होती है इससे विटामिन ए से, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं, यह लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन में भाग लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अब यह तो कहता है लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन में भाग लेता है, लेकिन इसके द्वारा लाइसोसोम एंजाइम का ही निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसको स्टार मान लीजिए। अब इसमें क्या है, यह लाइसोसोम एंजाइम का निर्माण करता है, लेकिन यह जो है लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन में भाग लेते हैं, कह सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करता है और लिपिड संश्लेषण में भी भाग लेता है, ठीक है। अब यह पौधे के स्क्लेरोसोम का निर्माण करता है, तो यह ग्लाइको संश्लेषण की प्रक्रिया यानी ईआरई खुदरी अंतःप्रदवयी जालिका में होती है, ठीक है। यानी ग्लाइसोसोम की जो प्रक्रिया होती है वो ईआरई में ही होती है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं ईआरई का जो प्रमुख कार्य है, यह क्या कार्य करते हैं कोशिका के अंदर। अभी तो हम सिर्फ ईआर के प्रकार पर हैं और प्रकार के कार्य पर हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, इसलिए वीडियो को देखना है तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं ईआरई की प्रमुख कार्य, सॉरी ईआरई का प्रमुख कार्य, यानी हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क, ठीक है। अब ईआर का कार्य क्या होती है, अब देखिए ईआर जो होती है कोशिका में कंकाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कह सकते हैं कोशिका में जो कंकाल का निर्माण करती है वो ईआर के द्वारा ही होती है, यानी अंतःप्रदवयी जालिका के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यह परिवहन क्रिया में मदद करती है, यह परिवहन की यानी केंद्रक से लेकर के, यानी कह सकते हैं केंद्रक से लेकर के, यानी ईआर से लेकर के केंद्रक तक में जाने का जो मार्ग होता है वो मार्ग भी प्रदान करती है और परिवहन क्रिया में भी मदद करती है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होती है, यानी हम कह सकते हैं केंद्रक से कोशिका द्रव में जाने के लिए उनका मार्ग भी प्रदान करती हैं और परिवहन क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आई बात समझ में। यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण में महत्वपूर्ण, यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह केंद्रक यानी झिल्लियों के निर्माण में, और सॉरी झिल्लियों के निर्माण, केंद्रक झिल्लियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी केंद्रक के जो झिल्लियां होती है, केंद्रक के ऊपर जो झिल्लियां पाई जाती हैं, उन झिल्लियों के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन, तो ईआर, ठीक है। अब देखिए यह प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण, लिपिड प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करती है, ठीक है। यानी इस प्रकार के यानी प्रोटीन, ग्लाइकोजन एवं लिपिड प्रोटीन, इन सभी को संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यह केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। अब देखिए आनुवांशिक पदार्थ कहाँ व्यवस्थित रहती हैं, तो केंद्रक में रहती है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है आनुवांशिक पदार्थ कहाँ उपस्थित रहती हैं, तो कोशिका के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहती है, ठीक है। लेकिन इसे केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ, यानी केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक, कोशिका द्रव में जो आनुवांशिक पदार्थ जो पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का रास्ता बनाती है। यानी हम कह सकते हैं यानी केंद्रक में क्या होती है, आनुवांशिक पदार्थ पाई जाती है, उसी को कोशिका द्रव में पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। अब कोशिका द्रव को आंतरिक सहारा भी प्रदान करती हैं और प्रोटीन का संचार करते हैं, यह प्रोटीन का संचार करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। किसी भी प्रकार के आप एग्जाम दीजिए, चाहे नीट का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानी जाती है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछी जाती हैं ईआर से। अगर आप लोग को समझ में अगर वीडियो आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।